हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जो आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जेनेटिक्स वर्ड जो है इसको हिंदी में बोला जाता है आनुवंशिकी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों ने ये देखा है कि आपके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो आपके फादर से आए हैं, कुछ कैरेक्टर आपकी मदर से आए हैं। जैसे आपको लोग देख के बोलते हैं कि आपकी आंखें आपके फादर जैसी है, या आपकी आवाज़ बिल्कुल आपकी मदर जैसी है, या आपके बाल ऐसे हैं, आपका चेहरा ऐसा है। तो ये जो है ये क्या है? ये हेरिडिटी कैरेक्टर है जो आगे से आगे ट्रांसफ़र होते हैं, जो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, आपसे आगे फिर आपके अगली जनरेशन में जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, जो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। और साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम हेरिडिटी कैरेक्टर की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर हमको यही पढ़ना है कि हेरिडिटी क्यों होती है, हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है। तो इनके इस ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी, और ये जो कैरेक्टर होते हैं जो आगे से आगे ट्रांसफ़र होते हैं इनको हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। और साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद मैंने लिखा है वर्ड जेनेटिक्स जो है वो सबसे पहले जिसने यूज़ किया था या जिसने ये टर्म दी थी वो थे बेटसन। साइंटिस्ट ने 1905 के अंदर बेटसन ने ये टर्म दी थी जेनेटिक्स। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है जेनेटिक कैरेक्टर विच प्लेस जनरेशन टू जनरेशन आर कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है उसे हम हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। और ये जो पूरी ये प्रक्रिया जो होती है ट्रांसफ़र होने की, इसी को हम हेरिडिटी या वंशानुगत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी। कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। वर्ड हेरिडिटी जो है वो सबसे पहले स्पेंसर ने दिया था 1863 के अंदर। स्पेंसर साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वर्ड जो स्पेंसर ने दिया और जो जेनेटिक्स वर्ड है वो बेटसन ने दिया है। ठीक है। अब इसके बाद में हमको सेकंड क्या पढ़ना है? मेंडलिज्म यानी मेंडलवाद। मेंडलिज्म जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये नाम बना है जिनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल जो साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके नाम के ऊपर हम बोल रहे हैं मेंडलिज्म। मेंडलिज्म में हमें ये पढ़ना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, जो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया था, क्या किया था, और उन क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी है हमको, क्या क्या उनके लॉ हैं, क्या उनके नियम हैं, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है, उनका बर्थ जो है वो 1822 में हुआ था और उनकी डेथ जो वो 1884 के अंदर हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है। उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही हेरिडिटी के लॉ दिए थे, नियम दिए थे कि हेरिडिटी किस प्रकार से होती है, किस तरीके से कैरेक्टर आगे से आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो जेनेटिक्स के बारे में सारी बेसिक चीज़ें जो मेंडल ने बताई थी, इसलिए हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने लिखा फर्स्ट प्रफाउंड द लॉ ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट, यानी मेंडल ने सबसे पहले हेरिडिटी के लॉ दिए थे। और ये उन्होंने किस में दिए थे? सबसे पहले प्लांट्स में दिए थे। एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर सबसे पहले जेनेटिक्स की स्टडी नहीं हुई थी, प्लांट्स के अंदर हुई थी। और प्लांट भी था कौन सा? मटर का पौधा, यानी पाइसम सेटाइवम। मटर के पौधे को साइंटिफिक जो उसका नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। तो मटर के पौधे के अंदर सबसे पहले जेनेटिक्स की स्टडी की थी मेंडल ने, इसलिए उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन सिलिसियन विलेज ऑफ हेजेंडॉर्फ इन ऑस्ट्रिया। मेंडल का जन्म जो है वो 22 जुलाई को 1822 को ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसके अंदर सिलिसियन विलेज के अंदर हुआ था, जो कहाँ पर है? हेजेंडॉर्फ सिटी के अंदर है। तो उनका जो कंट्री है वो ऑस्ट्रिया थी और ऑस्ट्रिया के अंदर जो उनकी सिटी है वो हेजेंडॉर्फ थी। और उसके अंदर जो उनका विलेज था या जो उनका गांव था वो सिलिसियन था, जहाँ पर मेंडल का जन्म हुआ था 1822 के अंदर। फिर 1843 के अंदर वो क्या है? एक चर्च के फादर बने थे। और वो चर्च कहाँ पर था? ब्रून सोसाइटी का चर्च था जिसके वो फादर बने थे। यानी सबसे पहले उन्होंने ब्रून सोसाइटी की चर्च के अंदर वो फादर या पादरी बन के वहाँ पर वो काम करने लगे थे।
और वहीं पे रह के उन्होंने क्या किया था, 7 साल तक कंटिन्यूसली 7 साल तक उन्होंने मटर के पौधे जो होते हैं, गार्डन पी जो होता है, पाइसम सेटाइवम, मटर के पौधे के अंदर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया था, यानी वहाँ पर वो उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो वहाँ पर वो मटर के पौधे के अंदर रिप्रोडक्शन या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे और उसके बाद में वो ऑब्जर्व करते थे कि उनको क्या क्या देखने को मिलता है, मटर के पौधे के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, कैसे उसके कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं या कैसे आगे से आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लंबा पौधे से लंबा ही बन रहा है या बोना भी सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व की थी। उसके बाद में देखो इन्होंने ये जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, ये सबसे पहले इन्होंने एक पत्रिका जो होती है, न्यूज़पेपर जो होता है, उस न्यूज़पेपर का नाम था ब्रुन्स सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसके अंदर इन्होंने 1865 में पब्लिश करवाया था जो भी इनका वर्क था, जो भी इन्होंने 7 साल के अंदर ऑब्जर्व किया था, वो उन्होंने ब्रुन्स सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नाम की जो पत्रिका थी या जो न्यूज़पेपर था, वहाँ पर इन्होंने 1865 में इसको सबसे पहले पब्लिश करवाया था। उसके बाद में 1866 में इनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो भी इन्होंने काम किया था, वो एक्सपेरिमेंट जो है वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पब्लिश हुआ था। ठीक है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन यानी पौधों में परागण या पौधों में स्वपरागण के नाम से वो सबसे पहले वहाँ पर पब्लिश हुआ था। और इन्होंने हमको जो भी नियम दिए, जो लॉ दिए इन्होंने जेनेटिक्स के, उनको बोला जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आनुवंशिकता के नियम के नाम से उनको जाना जाता है। ये काम हम सारा जो है मेंडल का किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ग्रेगर जो मेंडल है उनका पूरा नाम क्या है, वो कब उनका जन्म हुआ था, वो फादर कब बने थे, उन्होंने कितने साल तक मटर के पौधे पर काम किया है और मटर के पौधे को बोला क्या जाता है, पाइसम सेटाइवम, ये इसका बॉटनिकल नाम है। उसके बाद इन्होंने अपने सबसे पहला जो है अपना वर्क कब पब्लिश किया था, इन्होंने सबसे पहले अपना वर्क जो है वो 1865 के अंदर पब्लिश किया था और 1866 में वो प्लांट हाइब्रिडेशन के नाम से पब्लिश हुआ था। और इनके जो नियम्स हैं उनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। अब देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि मटर के पौधे के ऊपर जो मेंडल थे उन्होंने 7 साल तक कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अब ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं लिया। तो उसके बहुत सारे रीज़न है, मटर के पौधे की बहुत सारी ऐसी खूबियाँ है जिसकी वजह से मटर के पौधे को ही लिया गया था। उसमें सबसे पहला हमने लिखा एनुअल प्लांट यानी वार्षिक पौधा। मटर का पौधा जो होता है ना वो वार्षिक होता है। वार्षिक का मतलब ये है कि एक साल के अंदर हम उसके अंदर उसमें सारी कंडीशन देख लेंगे हम, वो बड़ा भी हो जाएगा, वो रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगा, बीज भी दे देगा, फल भी दे देगा, फ्रूट भी दे देगा, और एक साल में वो सारी चीज़ें करके ख़त्म हो जाता है। तो मटर का पौधा जो है उसमें हमको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वो एक साल के अंदर ही वो बड़ा भी हो रहा है। ठीक है, मेच्योर प्लांट बन रहा है, वो फूल भी दे रहा है हमको, फ्रूट भी दे रहा है, वो सीड भी दे रहा है, और एक साल में वो फिर से ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमको मटर के पौधे के अंदर सारी चीज़ें जल्दी जल्दी देखने को मिल जाती है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। दूसरा मैंने लिखा बाइसेक्सुअल फ्लावर। मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी पुष्प है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है, नाम से पता चल रहा है बाइसेक्सुअल यानी जिसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मेल पार्ट भी हो जिसके अंदर और फीमेल पार्ट भी हो, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मटर का पौधा ऐसा होता है जिसके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल भी। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसमें या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल होता है, दोनों पार्ट नहीं होते। लेकिन मटर के पौधे के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होता है। तो वहाँ पर बाइसेक्सुअल है इसलिए हम वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं, हमको क्रॉस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आप पहले समझो कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। तो इसको आप यहाँ इस डायग्राम से समझो। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जब दो अलग अलग प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन हो। यानी यहाँ पर इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, ये जो पौधा है यहाँ के मेल पार्ट जो है वो इस पौधे के फीमेल पार्ट के पास पहुँच रहे हैं, यानी दोनों प्लांट ही अलग अलग है। ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। ए प्लांट के अंदर जो फूल है, जो फ्लावर है, उसका मेल पार्ट जो बी प्लांट के फ्लावर के पास में पहुंच रहा है और इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जब दो अलग अलग प्लांट के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर सेम प्लांट के अंदर हो, ठीक है, इसी प्लांट का फ्लावर है और इसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर है, या इसी प्लांट का ये खुद ही फ्लावर है, इसी का मेल पार्ट और इसी की फीमेल पार्ट के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब एक ही पौधे के एक ही फूल के अंदर या एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाए, जैसे इस डायग्राम में ये हम देख रहे हैं कि ये वाला जो फूल है,
इसी का मेल पार्ट और इसी की फीमेल पार्ट के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाए, या इसका मेल पार्ट और इसकी फीमेल पार्ट के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब सेल्फ पॉलिनेशन तब होगा जब दोनों पार्ट उसके पास में हो, मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, तभी सेल्फ हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर सेल्फ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस फूल के पास में दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी है इसके अंदर और फीमेल पार्ट भी। तो जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और क्रॉस तब होता है जब इसके पास में मेल है लेकिन फीमेल नहीं है, और इसके पास में फीमेल है लेकिन मेल नहीं है। तो दोनों में से कोई एक पार्ट होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे पौधे के पास में पहुंचेगा। क्योंकि उसके पास में दोनों पार्ट नहीं है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि रिप्रोडक्शन या जनन का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट मिलते हैं और उनसे जाइगोट बनता है, तो तब हमको क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ता है, अगर दोनों पार्ट नहीं हो तो ठीक है। तो अगर दोनों पार्ट होंगे तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यहाँ पर मैंने फ्लावर भी ड्रॉ किया है, इसको आपको ज़्यादा नहीं समझना है, इतने सारे ये जो लेबलिंग की है मैंने, इतना आपको नहीं समझना है 12th लेवल के ऊपर। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप आसपास बहुत सारे आपने फूल देखे होंगे, आप गुलाब का फूल भी देखते हो, तो उसके बीच में ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखती है, ये दाने दाने जैसे दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं मेल पार्ट। ये उसका मेल पार्ट होता है जो बहुत सारे होते हैं। जैसे गुलाब का जो फूल होता है ना, उसके बीचों बीच हम जब पहुँचते हैं, पंखुड़ियों को हटा के जो बीच वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे दाने जैसे हमको दिखाई देते हैं, वो जो दाने होते हैं वो उसका मेल पार्ट होता है, जिसको हम स्टामेन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बीच में एक फीमेल पार्ट होता है, बीच वाला जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये होता है उसका फीमेल पार्ट। तो इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट या गाइनोशियम, और मेल का पार्ट को हम बोलते हैं स्टामेन या एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये आप हम समझ गए हैं ना कि मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं। तो ये फ्लावर कैसा है आपके पास में, ये जो आप देख रहे हो, ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। ये क्यों है बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसके पास में मेल पार्ट भी है और इसके पास में फीमेल पार्ट भी है, तो ये फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल। तो अगर बाइसेक्सुअल होगा तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि इसके पास में मेल भी और फीमेल भी है, तो यहीं पे हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये बाइसेक्सुअल ना होकर यूनिसेक्सुअल होता है, इसके पास में कोई एक पार्ट नहीं होता है, तो फिर इसको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मटर के पौधे में हमने ये देखा है कि ये बाइसेक्सुअल होता है, और बाइसेक्सुअल होने की वजह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हम करवा सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ लिखी है कि अगर हम कभी चाहते हैं कि हमको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है मटर के पौधे में, तो आर्टिफिशियली हम वो भी करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, ईमेस्क्यूलेशन से। ये जो वर्ड आया ना यहाँ पर, ईमेस्क्यूलेशन, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। ईमेस्क्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप सीजर से, ये जो आपका फ्लावर है इसके अंदर आप सीजर लेके ये जो मेल पार्ट है इनको कट करके आप निकाल दो बाहर। तो अब क्या किया आपने, इनको मेल को कट करके अगर निकाल दोगे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट बच गया, और वो है फीमेल पार्ट। तो अब वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास में मेल नहीं है। तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियली सीजर की मदद से इनको कट करके निकाल दिया। तो ये कट करके निकालने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं ईमेस्क्यूलेशन, यानी रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ईमेस्क्यूलेशन। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है मटर के पौधे को लेने का, वो ये है कि मटर के पौधे के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ देखने को मिल जाते हैं, और किसी भी प्लांट में इतने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमको देखने को नहीं मिलते हैं। अब वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है वो देखो आप, ये मैंने यहाँ पर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए आपके सामने। सबसे पहला मैंने लिखा हाइट ऑफ प्लांट, सेकंड मैंने लिखा पोजीशन ऑफ फ्लावर, थर्ड मैंने लिखा शेप ऑफ मैच्योर पी, फोर्थ लिखा कलर ऑफ इमेच्योर पी, 5 लिखा मैंने कलर ऑफ फ्लावर, 6 है शेप ऑफ सीड, और 7th है कलर ऑफ सीड। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखा, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट कैसी है, या तो वो टॉल है या फिर वो ड्वार्फ है, यानी या तो वो लंबा होगा, या ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, या तो पौधा लंबा होगा या फिर बोना होगा। तो ये पहला करेक्टर हो गया जिसको हम मटर के पौधे के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड करेक्टर लिया है मैंने पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन कैसी है। देखो पोजीशन का मतलब होता है या तो वो सीधा है फ्लावर या फिर वो एक साइड में झुका हुआ है। अगर वो सीधा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल फ्लावर। ठीक है, और अगर वो एक साइड में झुका हुआ है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, ये यहाँ पर देखो आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बनाया हुआ है पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो इसमें ये एक्सियल है और ये टर्मिनल है। यहाँ पर देखो ये मैंने पोजीशन ऑफ फ्लावर दिखाई है आपको, ये एक्सियल है और ये टर्मिनल है। एक्सियल का मतलब होता है फ्लावर जो है वो सीधा है,
एक्सियल पोजीशन पे है, यानी ऊपरी सिरे पे जब फ्लावर निकलता है उसको एक्सियल बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब साइड के अंदर। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे कि ये हमारे पास प्लांट है और अगर इसके यहाँ पर फ्लावर है तो ये एक्सियल है, और अगर इसके ये इस तरीके से फ्लावर निकल रहे हैं तो ये क्या हो गए, टर्मिनल। ठीक है, ये कंडीशन होती है फ्लावर की। उसके बाद में थर्ड हमारे पास कैरेक्टर है शेप ऑफ मैच्योर पी, यानी मैच्योर जो पी होता है, मटर की जो फली होती है मैच्योर फली, उसकी शेप कैसी है, उसकी आकृति कैसी है। तो इसमें दो कंडीशन है, इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इनफ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई और कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है झुर्रीदार या सिकुड़ी हुई। तो इसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है शेप ऑफ मैच्योर पी, ये इनफ्लेटेड है, फूली हुई दिख रही है आपको, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है यानी बीच में इसमें गैप आया हुआ है, ये आपको झुर्रीदार दिख रही है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बीच में ऐसे सिकुड़ी हुई होती है, झुर्रीदार होती है। उसके बाद मेरे पास फोर्थ कैरेक्टर क्या है, कलर ऑफ इमेच्योर पी। इमेच्योर पी जो होती है यानी जब यंग प्लांट होता है, इमेच्योर पी का मतलब हो गया जब आपका यंग प्लांट होता है, छोटा पौधा होता है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी लगा ही है, जो छोटा है, उसका कलर कैसा है। तो उसमें भी दो कंडीशन है, या तो वो ग्रीन होगा या फिर वो येलो होगा। ठीक है, या तो क्या होगा ग्रीन या वो कैसा होगा येलो। इसमें डोमिनेंट जो है वो इस तरफ लिखे हुए हैं और रिसेसिव इस तरफ। तो ये हम आगे पढ़ेंगे डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, येलो जो है वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर भी ये मैंने बनाया है, ये आप देख लो यहाँ पर शेप ऑफ मैच्योर पी और ये कलर ऑफ इमेच्योर पी, ये ग्रीन और ये येलो। उसके बाद में कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के में भी दो कलर हमको देखने को मिलता है, एक वॉयलेट और एक वाइट। उसके बाद में 6 मैंने लिखा शेप ऑफ द सीड, सीड मतलब बीज, बीज का आकार कैसा है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन है, राउंडेड और व्रिंकल। राउंडेड का मतलब गोल और व्रिंकल का मतलब क्या हो गया, झुर्रीदार। तो ये भी मैंने यहाँ डायग्राम में बना रखा है, ये देखो आप, ये आपका जो सीड का शेप है वो सबसे ऊपर बनाया है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड राउंडेड और व्रिंकल, यानी एक तो गोल है और एक इस तरीके से सिकुड़ा हुआ है, वो होता है झुर्रीदार। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास में कलर ऑफ द सीड, सीड का कलर कैसा हो सकता है। तो इसमें सीड का कलर भी दो तरीके का मिलता है, किसी किसी में येलो सीड मिलता है, किसी में ग्रीन सीड मिलते हैं। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है ये सिर्फ मटर में होते हैं कि आप एक टाइम में 7 कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हो। तो मेंडल ने इसलिए मटर के पौधे को लिया था कि उसमें हम एक ही टाइम में 7 कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं, दूसरे पौधे में ऐसा नहीं होता है। तो ये सातों कैरेक्टर आपको याद करने होंगे। इसमें ये भी याद करना होगा कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव कौन सा आता है, और ये आपके पास में डायग्राम में, इसकी मदद से आप कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।